नमस्कार दोस्तों, हिमालय एड्यू हब पर आपका स्वागत है। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर हम डिस्कस करते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड जो भी हमारा करंट अफेयर है, जो भी हमारा जनरल नॉलेज का जो पेपर रहता है उससे रिलेटेड हमारा कंटेंट। आज से जो हमारा ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, इस सेशन में हमारा जो थीम रहने वाली है वो है एक तो करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट रहते हैं बहुत ज्यादा सीयूईटी में अगर आप जीके पेपर के लिए जाते हो तो, और दूसरी तरफ हमारा जो फोकस रहेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। एक आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है जो कि 26 ऑफ सितंबर 2023, ये जो कमिंग 26 है ना, तब से हम लोग रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं जिनमें आपको यूट्यूब पे भी क्लासेस मिलेंगी और साथ में आपको आपके पेड कोर्सेज जो हैं वो हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर गूगल प्ले स्टोर पे जाओ तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप सर्च करोगे हिमालय एड्यू हब तो वहां पर सर्च आ जाएगा। लोगो आप जानते ही हो, ये हमारा इधर आप देख सकते हो ये लोगो है। ठीक है, तो अभी हम जो स्टार्टिंग लेने वाले हैं वो रहेगा करंट इश्यूज से रिलेटेड, जिसमें हम देखेंगे कि क्या तो करंट इश्यूज किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है और किस तरीके से वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा और मैंने आपको पिछली बार भी बोला था अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करो, आपको अटेंशन डेफिनेटली दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उससे। देखो, फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, वैसे देखा जाए तो डेमोक्रेसी का मतलब आप जानते ही होंगे। जनरली हम जब बात करते हैं अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स की, तो उन पॉलिटिकल सिस्टम्स में पुराने टाइम पे ये देखा गया था, या फिर ज्यादातर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पर मोनार्की देखी जाती है। मोनार्की का मतलब हो गया कि जो रूलिंग सिस्टम होता है उस रूलिंग सिस्टम के तीन मेन पिलर्स आप जनरली देखते हो। एक तो होता है आपका एग्जीक्यूटिव जो रूलिंग को इंप्लीमेंट करते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर जो रूल बनाते हैं, और एक हो गया आपका उन रूल रेगुलेशंस की फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों को चेक करने का काम, वो हो गया जुडिशरी का। तो मोनार्की में क्या होता था, मोर और लेस राजा खुद अपनी सत्ता अपनी गद्दी पे बैठता था, है ना, किंग अपने खुद के थ्रोन पे बैठता था, उसके साथ में उनका मंत्रिमंडल भी हुआ करता था, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती थी, बट राजा ने जो फाइनल डिसाइड करना होता था वही फाइनल होता था। हाँ, मंत्रिमंडल की कुछ रिकमेंडेशंस हो सकती थी कि हाँ जी ये करना है ये नहीं करना, वो सारी चीजें, बट एक्चुअली में फाइनल डिसीजन जो था वो किंग का ही हुआ करता था। कहने का मतलब एक ये तरीका हो गया जहां पर एब्सोल्यूट होता था किंग, जहां पर खुद ही जज करता था, खुद ही रूल बनाता था, खुद ही करेक्शन करता था। बट जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है ना तो वो है डेमोक्रेटिक सिस्टम, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन जो इंपॉर्टेंट रहता है वो हम देखते हैं। देखो, इंटरनेशनल डे जो है वो 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, डेट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे, अभी इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और एक वीडियो और मिलेगा आपको। ऐसे हमारा जो डिस्कशन रहेगा उसमें आधा पार्ट तो रहेगा आपके इससे करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेंगे वो, उसके अलावा आपको यहां पर आप देखोगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आएंगे, पीवाईक्यूज भी आएंगे आपके पास में। सबसे पहली चीज तो हमसे अगर कोई पूछे कि भाई इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अब बात यह आती है कि इस दिन को कब डिसाइड किया गया था, पहला पॉइंट, और दूसरा ऐसी कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको फाइनलाइज किया। तो देखो, साल था 2007 का और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र महासभा भी इसको हिंदी में बोलते हैं, यूएनजीए ने इसको फाइनल किया था, और यूएनजीए ने इसमें रेजोल्यूशन जब पारित किया गया तब 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पे डिक्लेयर किया गया। तो ये तो हो गई बात इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब ऑब्जर्व किया जाता है, फर्स्ट टाइम कब डिक्लेरेशन हुई थी, और इसमें इंपॉर्टेंट बात होगी किस इंस्टीट्यूशन ने इसके बारे में अपनी तरफ से प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी, रेजोल्यूशन कहां पारित हुआ। अब सवाल यह है कि 2023 का जो 15 सितंबर का दिन अभी रिसेंटली गया है, तो वो 15 सितंबर का जो दिन था, इस दिन या डेमोक्रेसी डे ऑफ डेमोक्रेसी या इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2023, इसकी थीम क्या थी, इस पे भी क्वेश्चन आता है। थीम्स को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थीम यहां पर आप देख सकते हो, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। देखो, वैसे डेमोक्रेसी तो खुद एक तरीके का काम ही ऐसा ही हो गया जहां पर आप एम्पावरमेंट का काम करते हो। ठीक है, यहां पर
जब डेमोक्रेसी की मतलब की बात आती है ना कि डेमोक्रेसी होती क्या है, तो डेमोक्रेसी को दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो होती है डेमोस, एक वर्ड तो, और दूसरा है क्रेटोस। डेमोस का मतलब हो गया पीपल, ठीक है। तो पीपल यहां पर अपना खुद से खुद का रूल डिसाइड करते हैं, इसलिए इसको डेमोक्रेसी बोल दिया गया। इसका मतलब जब लोग खुद पे खुद के हिसाब से रूल करते हैं, ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को आप डेमोक्रेसी बोलते हो। ओके, तो ये जरूर ध्यान रख लेना। ये वर्ड डेराइव्ड है ग्रीक टर्म्स डेमो एंड क्रेटोस से, और इनका मतलब होता है कि आप लोगों को एम्पावर कर रहे हो। और मोर और लेस देख लो, आज इस साल की जो थीम है वो भी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, ये भी मोर और लेस इसी से कनेक्टेड आपको दिखाई दे रही है। फिर आगे अगर बात करी जाए तो यहां पर मेन टारगेट क्या है कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन कैसे की जाए। देखो जनरली आप कभी भी पॉलिटिकल साइंस या कभी भी अपनी ह्यूमैनिटीज के बारे में स्टडी करते हो तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, वहां पर कभी फंडामेंटल राइट्स लिखे होते हैं, कभी बेसिक राइट लिखे होते हैं, कभी इकोनॉमिक राइट लिखे होते हैं, कभी सोशल राइट्स लिखे रहते हैं। ओवरऑल अगर इन सबको मिलाकर के अम्ब्रेला टर्म, जब हम बेसिक्स की बात करें कि इतना तो कम से कम एक इंसान को इज्जतदार जिंदगी या डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आप नोटिस करोगे कि ह्यूमन राइट्स लिखा जाता है। तो यहां पर ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है, इसको ऑब्जर्व करने का मेन जो कारण है वो है यहां पर एक तो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन, बेसिक फ्रीडम्स मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा एक इंडिविजुअल अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए समय समय पर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे, जिससे कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट प्रॉपर काम ना करे तो उसको चेंज कर सके। जैसे डेमोक्रेसी का आप जानते होंगे कि सबसे बड़ा फेस्टिवल अगर कोई होता है डेमोक्रेसी में तो वो होता है इलेक्शन। जैसे हम हमारे अगर बात करें तो जनरल इलेक्शंस होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो उनको हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। यहां पर इलेक्शंस करवाना और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब तो ये हो गया कि आपके देश के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको आप वोटिंग राइट देते हो, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एक इंडिविजुअल को वोट देने का मौका मिले। वहीं पर अगर इसमें यूनिवर्सल सफरेज में एडल्ट और डाल दो, एडल्ट का मतलब हो गया कि आप एक पर्टिकुलर एज स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हो। जैसे इंडिया की हम बात करें तो हमारे यहां पर एज कितनी है वोटिंग राइट के लिए, 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र का जो भी है उसको वोटिंग राइट मिल जाता है। पहले 21 ईयर्स था, बट इसको रिड्यूस करके अभी 18 ईयर्स कर दिया गया है। इससे क्या होता है, एक इंडिविजुअल को जो वोटिंग, अच्छा यूनिवर्सल वर्ड क्यों बोला है, यूनिवर्सल का मतलब यहां पर यह रहता है कि आप टैक्स देते हैं नहीं देते, आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, वो कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। मैटर ये करेगा कि वहां पर कुछ क्राइटेरिया आपने फिक्स कर दिए। जैसे मैंने बोला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो यहां पे एडल्ट बोल दिया ना, तो एडल्ट का मतलब पहले 21 ईयर्स हुआ करता था, अभी 18 ईयर्स हो गया है। तो इस तरीके से फाइनलाइज होता है और आपको वोट देने का पूरा राइट है। आप अपने हिसाब से अपने लीडर को इलेक्ट कर सकते हो। डेमोक्रेसी लोगों को एम्पावर करती है, सीधी बात है। जब आप अपने खुद के रूलर को खुद चूज कर रहे हो, दैट मीन्स द सिस्टम इज एम्पावरिंग यू, द सिस्टम इज गिविंग यू सम काइंड ऑफ फ्रीडम टू एक्सरसाइज योर चॉइस, कि आप अपने हिसाब से अपने रूलर को डिसाइड कर सकते हो। अगर ढंग का रूलर है तो री इलेक्ट कर दो, अगर ढंग का नहीं है तो रिप्लेस कर दो। तो ये अपॉर्चुनिटीज कहां पर मिलती है, केवल और केवल डेमोक्रेसीज में। तो ये था पॉइंट आपके लिए, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये आप जरूर ध्यान रखोगे, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि इंडिया को एयरबस C295 एयरक्राफ्ट्स का जो पूरा कंसाइनमेंट है, जो स्पेन के साथ में जो एग्रीमेंट हो रखा है, उस पूरे एग्रीमेंट में से पहला एयरक्राफ्ट इंडिया को डिलीवर हो चुका है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एयरबस कंपनी कहां की है, यह ध्यान रखना आपको, यह स्पेन की कंपनी है। दूसरी बात, C295 एयरक्राफ्ट जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, यह एयरक्राफ्ट जनरली काम किस में आएगा, तो देखो ये बेसिकली हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये कि जहां कहीं भी मान लो हमारी मिलिट्री अगर कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट में है, फॉर एग्जांपल चाइना के साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पाकिस्तान के साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और वहां पर अभी की सिचुएशन देखें तो चाइना के साथ में तो आपको पता ही है कि जो ईस्ट लद्दाख वाला एरिया है वहां पर अभी भी हमारे फौजी भाई वहीं पर डटे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर अभी भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो आप देखोगे कि वहां पर जब इतने हाइट्स पे, मतलब 10,000 फीट की हाइट से भी ज्यादा हाइट, 10,000 20,000 फीट की हाइट पे जब हमारे सोल्जर्स बैठे रहते हैं, तो
हमारी सुरक्षा के लिए, तो उस केस में उनको कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स के लिए, फूड, फ्यूल, ठीक है, बाकी और उनको खुद की अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, वो सारी फैसिलिटीज जो रिक्वायर्ड होती हैं वो देने के लिए यहां पर C295 एयरक्राफ्ट है अपना रोल प्ले करेगा। ये ध्यान रखना है, ये एयरबस कंपनी से लिया जा रहा है, एयरबस कंपनी स्पेन की है। आप यहां पर देखोगे कि टोटल जो है ये 56 एयरक्राफ्ट्स की डील है, टोटल ये 56 एयरक्राफ्ट्स की डील है, जिनमें से 16 एयरक्राफ्ट तो देखो स्पेन में सेविले करके जगह है वहां पर असेंबल हो रहे हैं, जिनमें से पहला असेंबल हो चुका है और वो हम रिसीव भी कर चुके हैं। फिर बात आती है बचे हुए 15 की, तो वो भी वहीं से आएंगे। अब बच गए कितने आपके 40 जो है वो इंडिया में ही यहां पर मैन्युफैक्चर होने वाले हैं। मैन्युफैक्चर कहो या फिर कहो असेंबल, क्योंकि ये जो फाइनल प्रोडक्ट जो एयरक्राफ्ट का तैयार हो रहा है ना, इसमें आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ नहीं बनते हैं, अलग अलग बनते हैं, फिर उनको आप एक जगह एक कॉम्पैक्ट पैकेज में तैयार करते हो, फिर उसको हम एयरक्राफ्ट बोलते हैं। उसमें इंजन भी आ गया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आ गए, उसमें रडार भी आ गया, उसमें कंट्रोलिंग सिस्टम भी आ गया, उसमें मॉनिटरिंग, सर्विलियंस और सारी चीजें आ गई, राइट। तो उनको असेंबल करना है, तो लगभग 40 एयरक्राफ्ट जो है ना वो इंडिया में असेंबल होंगे, ये ध्यान रखना। टोटल है 16, टोटल है 56 में से 16 आएंगे स्पेन से, और बचे हुए जो 40 हैं वो इंडिया में असेंबल होंगे। एक चीज आप ध्यान रखोगे कि उधर से तो एयरबस है स्पेन की तरफ से, ये एक तरीके का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, इंटरनेशनल डिफेंस कोलैबोरेशन। इस कोलैबोरेशन में क्या किया जा रहा है कि एक तरफ स्पेन है, एक तरफ है इंडिया। हमारा टारगेट है कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया प्रोग्राम को हम प्रमोट करें। उस प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए क्या किया जाए भाई, सीधी बात है, डिफेंस एक्विजिशन भी हम करें, बाहर से डिफेंस का सिस्टम हम खरीद भी लें, प्लस साथ साथ में हम लोकली मैन्युफैक्चर भी करें। लोकल मैन्युफैक्चरिंग का बेनिफिट क्या होता है, सीधी बात है, हमारे लोगों को नौकरी देंगे, हमारे यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंड होगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो वो सारी चीजें आप देखोगे तो 40 यहां पर मैन्युफैक्चर होंगे। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। अच्छा, ये डील कितने रुपए की है, ये डील आप ध्यान रख लेना 21,935 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा देखोगे तो इसका मेन टारगेट है कि हमारी एयरफोर्स को जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वायर्ड एयरक्राफ्ट्स हैं उनको हम मॉडर्नाइज करें, और अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरफोर्स में उसको हम बोलते हैं एवरो 748। एवरो 748 ट्रांसपोर्ट फ्लीट जो है वो अभी एग्जिस्टिंग है, बट वो 1960s के टाइम से चल रही है, 1960s 70s के टाइम से। तो आप देख लो कितना पुराना सिस्टम है वो। तो ऐसे में उसको 21st सेंचुरी में भी हम कंटिन्यू करें तो बहुत रिस्क वाला मामला हो जाता है। तो रिस्क वाले मामले को सेट करने के लिए यहां पर कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट भी करना जरूरी है। तो एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने का काम भी करेगा ये जो एयरक्राफ्ट है वो। और एक ध्यान रख लेना, ये जो 40 इंडिया में असेंबल हो रहे हैं ना, वो कहां पर असेंबल होंगे, इसमें ये जो एयरबस कंपनी है इसके साथ में कोलैबोरेट कर रही है टाटा कंपनी। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का मैन्युफैक्चरिंग हब है वो है वडोदरा गुजरात में, वहां पर ये 40 एयरक्राफ्ट्स जो हैं वो एक तरीके से असेंबल होंगे। इस तरीके से ये जो एक इनिशिएटिव है ये कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रोमोट करेगा, प्लस जॉब्स भी क्रिएट होंगी। तो ये आप जरूर ध्यान रखोगे एयरक्राफ्ट एयरबस C295 के बारे में। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट्स। जैसा कि हमने सिलेबस डिस्कस किया था उसमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी टॉपिक सीधा सा एक्सप्लिसिटली मेंशन था। तो यहां पर हम देखेंगे कि अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स कहां किसकी हो रही है इंपॉर्टेंट एंटिटीज में। तो यहां पर इंपॉर्टेंट एंटिटी की हम बात करें तो मास्टर कार्ड इंडिया की हम बात कर रहे हैं। आप एटीएम कार्ड यूज करते होंगे, डेबिट कार्ड, एटीएम डेबिट तो है क्या, क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे, देखा होगा आपने। तो वहां पर आप नोटिस करोगे कि साइड में कॉर्नर में जो कार्ड होता है उसके साइड में यहां पर लिखा हुआ रहता है कि ये एक्चुअल में कार्ड फैसिलिटी कौन सी कंपनी दे रही है, वीजा दे रही है, मास्टर कार्ड दे रही है, मेस्ट्रो कार्ड दे रही है, इस तरीके से रुपए दे रहा है। तो ऐसे में मास्टर कार्ड, जो कि वैसे तो देखा जाए तो मास्टर कार्ड कहां से बेस्ड कंपनी है, ये न्यूयॉर्क में परचेस करके प्लेस है वहां से, ओके। बट सवाल यह आता है कि इंडिया में इसको अभी कौन देखेंगे, तो इंडिया की मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन के तौर पर रजनीश कुमार जी को अपॉइंट किया गया है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन रह चुके हैं। इसका मतलब बैंकिंग से रिलेटेड एक्सपर्ट है,
और ये काम भी देखो बैंकिंग से रिलेटेड ही होता है मास्टर कार्ड में, ये आपको पता ही है। तो इस तरीके से ये अपॉइंटमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, मास्टर कार्ड की बात करें, आपको पेमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए फैसिलिटेट करता है, जिसमें मान लो आप ट्रेवल रिलेटेड पेमेंट्स कर रहे हो, बुकिंग कर रहे हो, या कुछ और परचेजिंग कर रहे हो, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, और डेफिनेटली आपने एप्लीकेशन जाकर के कहीं पे आप जैसे हिमालयन एडू हब एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप कोर्स भी परचेज करोगे, तो पेमेंट आप जब ऑनलाइन करोगे तो या तो आप अपना एटीएम निकालोगे या क्रेडिट कार्ड निकालोगे, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हो सकता है चांस है कि मास्टर कार्ड लिखा हुआ मिल जाए। ओके, इसके अलावा ये लगभग 210 कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस रन कराती है मास्टर कार्ड जो कंपनी है, ये ध्यान रखना, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये नेम पूछा जा सकता है, और इसके अलावा हो सकता है लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले, हो सकता है कि इसमें मेन चीजें यही है, कंट्री कितने हैं, लोकेशन कितनी है, प्लस आपको ये देख लेना है कि हाँ जी हेडक्वार्टर कहां पर है मास्टर कार्ड का। तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक था उसमें से क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे लिए आ जाता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनका डिविडेंड दे दिया है, और वो डिविडेंड का जो अमाउंट बना है दैट इज 1831 करोड़ रुपीस, और ये जो है अमाउंट ये फाइनेंस मिनिस्टर को डिलीवर कर दिया। दैट मींस LIC जो है वो एक गवर्नमेंट की कंपनी है, ये तो आपको पता होगा, बट एक चीज ध्यान रखना, बीच में बहुत ज्यादा बातें होने लग गई थी जब गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम जो था वो करना शुरू कर दिया कि LIC में से गवर्नमेंट अपने शेयर्स हैं वो रिड्यूस करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट अपने शेयर्स रिड्यूस करेगी। रिड्यूस करने का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट अपने शेयर्स को क्या करेगी, सेल करेगी। ठीक है, और सेल करेगी तो डेफिनेटली प्राइवेट इंडिविजुअल्स को मौका मिलेगा इन्वेस्ट करने का, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मौका हो गया तो इसका मतलब LIC का क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन। इस तरीके की बातचीत हो रही थी। ठीक है, तो LIC वैसे अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि LIC में अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर है लगभग 96%। अभी भी सबसे बड़ा शेयर होल्डर अगर LIC में कोई है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। ठीक है, अब आप देखोगे ना यहां पे कि यहां जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद शेयर होल्डर है, तो इसका मतलब भाई आपने इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी खोल रखी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खुद की कॉर्पोरेशन है ये सॉरी, तो वहां पर आप देखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा भी बनेगा, और वो हिस्सा ही बना है इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर गया है 2022-23 का। अभी करंट फाइनेंशियल ईयर तो आपको पता होना चाहिए 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। 23 कब से स्टार्ट हो गया, 1 मार्च 2023 से लेकर 1 अप्रैल से 2023 टू 31 मार्च 2024, ये आपका भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर गया है ना, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना हिस्सा बना है, वो बना है 1831 करोड़ रुपए, जो कि LIC के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने पूरा डिस्कशन किया है, बातचीत किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको डिलीवर कर दिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ जो डिलीवरी हुई है वो रिसीव करने वाले कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये ध्यान रख लेना अपने को। तो LIC चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हिस्सा बना उस हिस्से को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिलीवर कर दिया। रिसीविंग एंड पे कौन थे, जो यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन अफेयर मिनिस्टर, दैट मींस निर्मला सीतारमन जी ने ये पैसा रिसीव किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और ये चीज जो है कि हाँ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना बड़ा हिस्सा बन रहा है, यह अप्रूवल LIC के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग हुई और उन लोगों ने इस चीज को अप्रूव कर दिया। तो ये जरूर ध्यान रखोगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये आर्टिकल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज रिलेटेड टू न्यू इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई नया कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, कोई प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो यहां पर आ जाता है आपका ई-कोर्ट फेज 3। जैसे नाम से पता पड़ रहा है ई-कोर्ट, दैट मींस आप जो जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, जो जुडिशरी से रिलेटेड केसेस सिस्टम है उसको आप ऑनलाइन ला रहे हो। ऑनलाइन लाने से बेनिफिट क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, आपका कोई केस चल रहा है, मानो 1 सेकेंड, अगर आप ऑनलाइन देखो तो ऑनलाइन आपका मान लो कोई केस चल रहा है,
तो उस केस से रिलेटेड आपको स्टेटस चेक करना है कि भाई कितना, क्या डेट डिसाइड हुई है, कौन कौन से जजेस इसमें सुनवाई करने वाले, बेंच कौन सी है, वो अगर आपको पता करना हो तो आप सीधा ई कोर्ट प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपने केस से रिलेटेड या किसी भी पर्टिकुलर केस जो आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंस रखता है उससे रिलेटेड आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो एक तरीके से ये इंटरेक्टिव सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे क्या होता है कि जब ऑनलाइन सिस्टम में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, हायर जुडिशियरी फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, उनके केसेस हो गए, इसके अलावा आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इनके बारे में जब पूरा केस और क्या ब्यौरा सारा डिटेल में आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा ना, तो आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में सफल हो पाओगे कि हाँ भाई कब कितना केस बाकी है, कितने केसेस डेली बेसिस पे डिलीवर हो रहे हैं, डिस्पोज हो रहे हैं, कि जहां जजमेंट कितना आ गया, तो वो चीजें बड़ी आसान हो पाएंगी। तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए ये ई कोर्ट का जो थर्ड फेज है वो स्टार्ट हुआ है। अब आप देखोगे कि इसके लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है ई कोर्ट फेज 3 का, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम कैसे हुई? देखो, दो तरीके से स्कीम्स इंप्लीमेंट होती है, एक तो होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेक्टर स्कीम का मतलब ये होता है कि जहां पर गवर्नमेंट की फंडिंग 100% होती है, मतलब जितना कुछ भी खर्चा लगेगा ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल करेगी, बेयर करेगी। वहीं पर अगर ये सेंट्रल सेक्टर की बजाय सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम हो जाएगी तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा रहेगा। बट यहां पर इस केस की हम बात करें तो ये केस में केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है, इसलिए इसको बोल दिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये आप ध्यान रख लेना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में डिफरेंस क्या होता है। इसमें लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत का एस्टिमेट है, इतना अलोकेशन किया जा चुका है। मेन टारगेट है कि टेक्नोलॉजी को कैसे भी यूटिलाइज करके हम कैसे हमारी जुडिशियरी को इंक्लूसिव बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको केसेस का भी पता पड़ेगा। इससे ये होगा कि मान लो सुप्रीम कोर्ट में कितने केस ड्यू हैं, इसका भी आपको आइडिया लगेगा। इससे ये पता पड़ेगा कि आपके केस की सुनवाई कब की है, डेट कब की आ रही है, वो सारी चीजें भी यहां से क्लियर होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आयुष्मान भव कैंपेन। ये जो कैंपेन है ना, ये कैंपेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये एक तरीके से एक स्कीम मानो आप। वैसे देखा जाए तो कैंपेन इसलिए बोला है कि ऑलरेडी जो स्कीम चल रही है उस स्कीम को कैसे प्रमोट किया जाए उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि इसकी लॉन्चिंग कब हुई, किस तरीके से ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, हमारी राष्ट्रपति जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने आयुष्मान भव कैंपेन को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट आप एज इट इज याद रख लोगे, लिख लो इसको, 13 सितंबर 2023 को ये प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है आयुष्मान भव। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें आयुष्मान भारत और जो वेलनेस प्रोग्राम है वो चल रहे हैं। अब आप देखोगे कि इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन कितनी इफेक्टिव है, उस इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए यहां पर यह आयुष्मान भव कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है। फिर बात आती है मिनिस्ट्री आप जरूर ध्यान रखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स, उनके द्वारा इसको देखा जाएगा, इस प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन पे काम किया जाएगा। फिर सवाल यह है कि यह प्रोग्राम का एम क्या है। एम देखो सिंपल है, आयुष्मान कार्ड जो दिए जाते हैं उनके ऊपर काम करना। दैट मींस आप अगर एलिजिबल हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो आयुष्मान भारत स्कीम चलाई जा रही है या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो चलाई जा रही है पीएम जय, इस स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो तो एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास में एक आईडी कार्ड बनवाया जाएगा। वो आईडी कार्ड आपके पास है कि नहीं है वो चेक करना। इसके अलावा आईडी कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड बनेंगे, आपका आभा कार्ड बनेगा, साथ में आपको गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी हेल्थ स्कीम चल रही है उनके बारे में बताना कि किस तरीके से आप अलग अलग गवर्नमेंट्स की स्कीम्स का बेनिफिट उठा सकते हो। इससे फायदा क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट की बेनिफिट स्कीम्स का अगर आप बेनिफिट उठाते हो ना, तो कल को ना कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से फ्री में उसका इलाज करवा सकते हो।
क्योंकि यहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम ही है मेनली, क्योंकि आयुष्मान भव है ये एक तरीके से आशीर्वाद दिया जाता है लंबी जिंदगी के लिए। और लंबी जिंदगी कब मिल सकती है? जब आप सही समय पे अपनी बीमारी का इलाज करवा लो। इसका मतलब हेल्थ फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही है उसको यूज कर लो। ओके, तो ये ध्यान रख लेना। जो भी बीमारियां हैं कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल का मतलब आप जानते होगी कि एक पर्सन टू पर्सन जो बीमारियां फैल जाती हैं जैसे कोरोना था। नॉन कम्युनिकेबल जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज की प्रॉब्लम है जो एक इंडिविजुअल खुद ही बियर करता है उसकी प्रॉब्लम को, तो वो हो जाती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल। तो उनके बारे में बताना कि कैसे उन बीमारियों से बचा जा सकता है, तो ये प्रोग्राम रहेगा आयुष्मान भव। अब देखो, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट की पिलर्स पे ये बेस्ड रहेगा कैंपेन। पहला पिलर तो है आपका आयुष्मान आपके द्वार 3.0। देखो, आयुष्मान भारत जो स्कीम है ना, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पार्ट है, आप देखोगे, सॉरी, आयुष्मान भारत स्कीम का पार्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहां पर आयुष्मान भारत जो है उसका 2 वर्जन ऑलरेडी आ चुके हैं। एक 2018 में आया था, एक 2020-21 के लगभग आया, और अभी ये लेटेस्ट तीसरा आ गया है। तो आयुष्मान आपके द्वार 3.0 इसलिए बोल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आप इंश्योरेंस फैसिलिटीज का फायदा उठाओ। तो एक तो पिलर हो गया आयुष्मान आपके द्वार 3.0। दूसरा हो गया आयुष्मान मेला। इसमें क्या होगा वो आगे बताऊंगा। मेले से पता पड़ गया है, मतलब मास गैदरिंग होगी, लोगों को बताया जाएगा, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हो। तो दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पिलर हो गया आयुष्मान मेला। यह आयुष्मान मेला कहां पर ऑर्गेनाइज होगा? जो भी आपके आसपास में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है वहां पे, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, CHC PHC जो है, वहां पर इसका ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। इसमें आप देखोगे कि और तीसरा पिलर आपका हो गया ये आयुष्मान मेला, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका आयुष्मान भारत, आयुष्मान आपके द्वार 3.0। सेकंड हो गया आयुष्मान मेला, और तीसरा हो गया आपका आयुष्मान सभा। सभा का मतलब हो गया अगेन मास गैदरिंग। मेले में एक तरीके से आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी, सभा में आपसे पूछी जाएंगी। तो इस तरीके से ये 3 पिलर्स पे बेस्ड रहेगा आयुष्मान भव। याद रख लेना, आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला, और तीसरी है आयुष्मान सभा, ठीक है। इसके आगे अगर देखें तो इन तीनों पिलर्स का क्या काम होगा वो आप यहां पर अच्छे से देख सकते हो कि आयुष्मान आपके द्वार, इसका मतलब यह है कि लोगों के पास में एक्चुअल में वो लोग जो एलिजिबल हैं आयुष्मान भारत स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए, उन लोगों को पता भी है कि नहीं, कि क्या वो एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं चीजों को, या फिर हो सकता है इग्नोरेंस की वजह से उनको पता नहीं है, किसी ने उनको समझाया नहीं। तो उन चीजों को अवेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि वो लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम में अपने आप को एनरोल कर लें, उनका कार्ड, आयुष कार्ड बना कि नहीं बना, वो कार्ड इशू करवा लें, इनके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान मेलास की बात करें तो ये कहां पर ऑर्गेनाइज होंगे? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको PHC बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं CHC, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। यहां पर भी क्या किया जाएगा कि यहां पर ID कार्ड्स इशू किए जाएंगे। एक इंडिविजुअल जो एलिजिबल है, उसकी फैमिली एलिजिबल है एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम चल रही है उसका बेनिफिट उठाने के लिए, बट उनके पास में इतनी जानकारी नहीं थी या एक्सेस नहीं कर पाए, कुछ भी वजह हो सकती है, इग्नोरेंट थे, ध्यान नहीं दिया, तो उनको एक तरीके से इस चीज के बारे में बताना। ये एक तरीके की इंक्लूसिव अप्रोच है कि कोई भी बचना नहीं चाहिए स्कीम का बेनिफिट उठाने से, तो वो पॉइंट हो गया। इसके अलावा समय रहते हुए लोगों को डायग्नोसिस से बारे में बताना कि मान लो बीमारी के कोई सिम्टम आ रहा है, बीमारियों के बारे में बताना कि भाई कहीं पर भी आपको कॉम्प्लेक्शन फील हो रहा है, बॉडी में कहीं एबनॉर्मल फील हो रहा है, तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। इसके अलावा देखा जाए तो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में डिटेल में बता रहा, टेली कंसल्टेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गया था कोरोना के टाइम पे, आपको पता है। जब भी कोई बीमारी हुई, आपके कोई फैमिली डॉक्टर है, किसी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, आप कॉल करो और हमसे बताएंगे वो, ठीक है। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी इंटरेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीजें। तो दूसरा हो गया आयुष्मान मेला। तीसरी बात होगी आयुष्मान सभा। इसमें देखो कम्युनिटी लेवल गैदरिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा, जहां पर लोग इकट्ठा होकर के एक दूसरे से अपने बेस्ट एक्सपीरियंसेस और बुरे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। देखो सीधी बात है, खरबूजे को देखो, खरबूजा रंग बदले, वो वाला खेल है। तो यहां पर जिसको बेनिफिट मिला है आयुष्मान भारत स्कीम का, उसके द्वारा ये बताया जाएगा कि क्या फायदे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो स्कीम चल रही है इनको
अगर आप एनरोल करते हो तो, क्योंकि हमने ये फायदा उठाया। जब ये चीज एक बंदा दूसरे से शेयर करेगा ना अपने साथ वाले से, तो उसका बेनिफिट दूसरा भी उठाएगा फिर, तो वो चीज है। तो आयुष्मान कैंपेन हो गया। नेक्स्ट कम्स उज्ज्वला स्कीम। देखो उज्ज्वला स्कीम जो है वो बेसिकली आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, जिससे कि जो गांव में जो महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान होती है, कुकिंग से रिलेटेड काम करती हैं, ठीक है, धुआं में उनकी हालत खराब हो रही है, खांसी हो रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उन चीजों से निकालने के लिए, उस धुआं भरी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये लॉन्च हुआ था, आप ध्यान रख लेना, 1 मई 2016। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो पहली बात तो ये कि कंटेक्स्ट क्या है वो जानते हैं। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अप्रूवल दिया है कि 2023-24 से लेकर के 2025-26 तक के फाइनेंशियल ईयर जो हो गए, टोटल 3 साल का फाइनेंशियल ईयर का प्रोग्राम हो गया। बोले इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और एडिशनल 75 लाख एलपीजी कनेक्शंस दिए जाएंगे। 75 लाख नए कनेक्शंस दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जिन लोगों को अभी भी एलपीजी गैस यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है या एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो ये अपने आप में स्कीम का पूरा नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखोगे। मेन फोकस रहता है वुमेन हेल्थ पे, ठीक है, और ऑनरशिप या फिर आप कहो कि एक तरीके से घर का मुखिया किसको कंसिडर किया जाता है, तो वो भी वुमेन है। अब यहां पर स्कीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि स्कीम लॉन्च कब हुई थी, तो इसको आप जरूर याद रखोगे, ये लॉन्च हुई थी 1 मई 2016 को। इसके अलावा देखो तो ये स्कीम इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके अलावा देखोगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बता दिया, कुकिंग फ्यूल जो है वो साफ सुथरा मिल जाए हमारी महिलाओं को, जिससे कि वो बिना परेशानी के खाना पका सके और खाना पकाने में बीमार ना पड़े। तो ये है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की उज्ज्वला स्कीम, और इस स्कीम को एक एक्सटेंशन दिया गया है। स्टार्ट तो आपको पता ही हो गई थी 2016 में, बट एक और एक्सटेंशन दिया गया है, जिससे कि जो लोग अभी बच रहे हैं उनको भी हम फैसिलिटेट कर सकें। फिर नेक्स्ट आ गए आपके क्वेश्चंस, ये आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ठीक है, अभी इस सेशन को तो हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।